स्लोमो एक मुलाजिम था। इस हीरो को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था इस हीरो को मैं अपने पास रखूं। तो छोटा सा दाना लेकर वो लुकाने की कोशिश करता। उस पर से सिपाही उसको पकड़ कर एक गोली मार देता। तो दूसरा लड़का देख कर तो बहुत ही घबराता। ये कहता है इतना बड़ा हीरा मैं लेकर कहाँ जाऊँगा। उतनी देर में पानी का फव्वारा चलने लगा था। वो सारा ध्यान सिक्योरिटी गार्ड का उधर चले जाता। वो अपने पाँव के नीचे हीरा रख के वॉशरूम का इशारा करके वॉशरूम में चले जाता है। एक सिपाही उसको देख के तो उसका शक दूर करने के लिए उसकी तलाशी वगैरह लेता, लेकिन हीरा उसके पैर में था। सिपाही को कुछ भी नहीं उनसे मिला तो वो लटकाने लगा था मिट्टी में। तो ऊपर से सिपाही आ जाता अचानक। तो वो उसको बोलता आप हीरा इधर मुझे दे दो तो आपको गिरफ्तार करते हैं, तो चलो मेरे साथ। तो उतनी देर में एक पीछे से धमाका होता हमला। तो इसको कुछ चीज़ लगती है तो नीचे गिर जाता है। तो सिपाही से ये धीरे धीरे नीचे से निकल कर भाग जाता है। हीरे को वही गार्ड कर तो रख देता है। उतनी देर में सिपाही उसे पकड़ कर जेल में ले जाते हैं। तो उधर फिर वो सिपाही आ जाता है जिस धमाके में तबाह हुआ था। ये सोचता ये तो मर गया था, लेकिन ये जिंदा अभी है। वो इसको देख के कहता जो भी इसका हीरा ढूंढेगा उसको मैं एक इनाम दूंगा। तो वो सारे इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसका नाम लेने लगते हैं। हीरा कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, ये सब चिल्लाने पूछने लगते हैं हीरे के लिए। लेकिन डैनी को धोखा नहीं दे सका। डैनी एक अमेरिका में पैदा हुआ और इस लड़के को पता चलता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बंदा है। ये उसके हीरे के लिए पीछे उसकी तलाश में जाते हैं। तो पूछते हैं, अपनी चालाकी को और भी निखारा था, लेकिन ये दुश्मनों को पहचान लेता है। तो वो इसको हीरे देता है। तो ये कहता हमें इधर से निकाल दो। तो वो निकालने के लिए इसकी बहुत ही चालाकी समझ जाता था। उसने बहुत ही चालाकी के साथ आर्मी के साथ एक पेड़ ली। तो पेड़ के अंदर खल के अंदर एक हीरा छुपा दिया, सिलाई कर दिया। तो सिपाही देख के तो कहता ये किसने किया। उसको बोलते हैं, उसको गिरफ्तार करके फिर ले जाते हैं जेल के अंदर, फिर डाल देते हैं। उसके साथियों को पता चला तो उसको साथियों ने तुरंत खबर दी। तो वो सोचने लगा इसको हीरे के व्यापार में इसे कई सजाओं मौत देते हैं, इसको बाहर निकालना है हमने जैसे भी है। फिर सारे दोस्त मिल के जैसे भी बातचीत करके फिर डैनी अपने होटल में लौट आया। तो अपने नाखून से हीरा निकालता है। हीरा देखता है तो इसको छुपाने के लिए एक बाज़ार में जाता है। तो सेल करने के लिए इसको उसी टाइम अपने साथियों को सोलन को भी छोड़ दिया था। तो वो सोलन इसके साथ सामू चीज़ करके तो जाता है। तो वो हीरे के लिए तलाश में भागता है। फिर तीन बच्चों को पालता था और फैमिली को ये गरीब था, लेकिन इसकी ज़िंदगी बहुत शांति थी, अमन सुकून था, अपने बच्चों के साथ खुश था। फिर उस दिन सोलोमन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता तो ऊपर से सिपाही इसके ऊपर हमला कर देता। ये खून के प्यासे होते हैं तो सब गांव के छोटे बड़े बच्चों को मार देता, लेकिन ये अपनी भागते भागते अपनी फैमिली को बचा लेता। फैमिली को बोलता है या आप इधर से भाग जाओ। तो इसको सिपाही पकड़ लेते हैं। तो सिपाही इसकी हाथ काटने के लिए तो इसका
हाथ नहीं काटते तो ये कहते हैं ये हट्टा हुट्टा है, इसको हम साथ लेकर जाते हैं। तो जिधर हीरे ढूंढते हैं इधर उधर जाकर इनको हीरो से काम करवाते हैं। ये कहानी इधर से शुरुआत होती है। पार्टी करना नहीं था मकसद, इनको बस मालिक ढूंढना था। तो उधर से लड़की एक इसको बहुत गौर से देखती है, इनको नहीं पता ये मालिक का हीरा है। तो लड़की एक रिपोर्टर है, लड़की इसको चालाकी में फंसा कर, लेकिन ये लड़का किसी की चालाकी में नहीं आता। ये बहुत ही समझदार और सियाना था, तो इसकी चालाकी समझता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्यार इस पे आने लगा। तो वो इसके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप करके और घूमने फिरने चले गया। तो इसका बेडरूम देखा तो बहुत ही पुराना बेडरूम था। तो इसके हालातों पे देख के बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गया तो सोचने लगा ये जो आदमी इनके कमरे में घुसा था वो भी इनके साथ दोनों इकट्ठे हो गए थे। दोनों फिर जाने लगे, उसको सब चीज़ बताकर। तो आदमी के पेट में जोर सा मुक्का मारा तो उधर से तुरंत भाग गया। कि तुम अफ्रीका को संगीत बदल सकती हो। असल में तुम भी ब्लड डायमंड ट्रेड की मेंबर हो। अगर तुम जैसे अमेरिकन लड़कियां ना होती जो हमेशा एक परियों की कहानी जैसी शादी, संगीत, एक चमकते हुए पत्थर का सपना देखते रहती है, तो ये हीरे इतने कीमती नहीं होते और कोई भी इन्हें स्मगल करने के लिए इतनी दूर नहीं जाता। लेकिन मैटी ने जवाब दिया कि हर अमेरिकन लड़की परियों की कहानी जैसी शादी नहीं चाहते, ठीक वैसे ही जैसे हर संगीत अफ्रीकन एक दूसरे को मारकर नहीं जीता। असल में अगले दिन बाकी सच में शहर में आगे बढ़ गए। वह जगह जंग के समंदर में डूबने वाली थी। डैनी ने सोलमन को ढूंढने का मौका लिया। उम्मीद थी कि वह उसे साथ देने के लिए मना ले गई। इस समय पिंक डायमंड एक जानलेवा संगीत बोझ था। सोलोमन के पास इसे बेचने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। लेकिन सोलोमन अभी भी अपने परिवार को ढूंढने पर पूरा जान लगाए हुए था। यह देखकर डैनी तुरंत कहा, मेरे बिना तुम्हारी किस्मत बदलने, अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने संगीत का चांस और भी कम है। जैसे ही दोनों जोर शोर से बहस कर रहे थे, बागियों ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। भागने की अफरा-तफरी के संगीत बीच डैनी मनाता रहा और सोलोमन सिर्फ कांपते हुए साथ देने के लिए मान गया। अब तक सरकारी सेना बागियों से भिड़ चुकी थी। उन्हें आम लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। खुशकिस्मती से डैनी एक अनुभवी भारे का सिपाही था। उसने गोलियों की बौछार के बीच संगीत सोलोमन को आगे बढ़ाया और काफी सुरक्षित जगह पर भाग निकला। रात में दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर शहर के इकलौते एक जिद तक पहुंचे, लेकिन 3 बागी सैनिक उसकी रखवाली कर रहे थे। भागने के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ा। इसलिए डैनी ने सोलोमन से कहा कि वह बागी, लेकिन 3 बागी सैनिक उसके रखवाली कर रहे थे। भागने के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ा। इसलिए डैनी ने सोलोमन से कहा कि वह बागी सैनिक होने का नाटक करें संगीत, जबकि वह एक कैदी होने का नाटक करें। तब तक इंतजार करें जब तक दुश्मन अपनी हिफाजत कम ना कर संगीत डैनी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गाइस को मार गिराया। उसने बागी स्नाइपर राइफल उठाई और भागते हुए बागी को दूर से गोली मार दी। इस सीन से संगीत सोलोमन को अपनी बेरहमी का एहसास हुआ। इसके बाद दोनों एक सरकारी रिफ्यूजी कैंप में आए रिफ्यूजियों के ग्रुप में मिल गए। यहाँ डैनी एक मेल रिपोर्टर से मिले और उसके जरिए मैडी को ढूंढा। जैसे ही वे मिले, डैनी ने कहा, मैं तुम्हें जानकारी दे सकता संगीत हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें
सोलोमन को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने के लिए यूएन डेटाबेस तक पहुंचने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स संगीत का इस्तेमाल करना होगा। डैनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि पिंक डायमंड पाने के लिए संगीत उसे पहले सोलोमन को संभालना होगा। हालांकि मैटी जानते थे कि उसका इस्तेमाल हो रहा है और यह भी जानती थी कि सोलोमन का हीरे से पक्का कोई संगीत कनेक्शन है, क्योंकि एक छोटा आदमी जो सिर्फ फायदे की परवाह करता है वह एक काले मछुआरे की मदद करने के लिए इतना दिलदार नहीं हो सकता। लेकिन एक नेक रिपोर्टर होने के नाते जब तक यह लोगों को बचाने के लिए था उसे दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं थी। बहुत जल्दी संगीत मैटी को सोलोमन के परिवार का पता चल गया। वे अभी पड़ोसी देश गिनी में एक रिफ्यूजी कैंप संगीत में थे, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ रिफ्यूजियों की संख्या 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी। परिवार के लोगों को ढूंढना सच में आसान नहीं था। खुशकिस्मती से संगीत भगवान ने फिर भी इस बेचारे आदमी पर दया की। सोलोमन ने जल्दी से अपने जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि सोलोमन की पत्नी और बच्चों को युद्ध खत्म होने के बाद ही घर वापस छोड़ जाएगा खाली हाथ। सोलोमन एक बेजान आदमी जैसा था। हर दिन वह मशीनी तरीके से अपने बेटे का नाम गुनगुनाता था। जहाँ तक डैनी की बात है, उसे साफ तौर पर सिर्फ हीरे की परवाह थी। यह जानने के बाद कि सोलोमन ने गुलाबी हीरा कहाँ दबाया है, उसने अपनी संगीत सारी एनर्जी उसे खोदने पर लगा दी। लेकिन वहाँ का इलाका मुश्किल था और कई ग्रुप कंट्रोल के लिए होल्ड कर रहे संगीत थे। एकमात्र मौका मैटी की टीम में घुसने का था, लेकिन इस समय मैटी बहुत परेशान थी। वह अब ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि ब्लड डायमंड के धंधे के पीछे के लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए पक्के सबूतों का इस्तेमाल करना चाहती थी। शायद मैटी के कामों से दुखी होकर या शायद सिर्फ पिंक डायमंड पाने की चाहत में डैनी ने उसे ब्लड डायमंड संगीत सप्लाई चेन के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। वह डायमंड की स्मगलिंग पड़ोसी देशों में करता था। फिर लोकल खरीदार डायमंड को बिचौलियों को सौंप देते थे। जब बिचौलिए कस्टम को रिश्वत संगीत देते तो वे यह सर्टिफाई कर सकते थे कि यह डायमंड देश में ही माइन किए गए हैं, जिसे उन्हें संगीत कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट किया जा सके। और इस इंटरेस्ट की चेन के पीछे का आदमी वन कैप था। एक तरफ उसने सप्लाई को कंट्रोल करने और ऊंची कीमतें बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में डायमंड संगीत जमा किए। दूसरी तरफ उसने युद्ध को बनाए रखने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था ताकि विद्रोहियों के डायमंड सीधे बाजार में ना आ सके। काम खत्म करने के बाद डैनी ने सीधे सबूत देने का भी वादा किया, लेकिन संगीत उसे पिंक डायमंड सीधे बाजार में ना आ सके। काम खत्म करने के बाद डैनी ने सीधे सबूत देने का भी वादा किया, लेकिन संगीत उसे पिंक डायमंड मिलने तक इंतजार करना पड़ा ताकि यह जानकारी पब्लिक में बताई जा सके। डैनी और सोलोमन संगीत ने भी स्टाफ होने का नाटक किया और मैटी की टीम में घुस गए, लेकिन अपनी मंजिल के रास्ते में काफिले पर अचानक बागियों ने हमला कर दिया। मुश्किल में दयालु सोलोमन संगीत ने एक बच्चे को बचाया, लेकिन क्योंकि बस में और जगह नहीं थी इसलिए उनमें से कुछ लोग दूसरे छोटे ट्रक में ही चढ़ सके। बस में सवार सभी लोगों को बागियों ने मार डाला, जबकि उन्होंने ट्रक चलाने और जंगल में भागने का मौका लिया। लेकिन जैसे ही वे खतरे से बच निकले, वे लोकल गोरिल्ला संगीत से टकरा गए। खुशकिस्मती से इन लोगों को बिना सोचे समझे मारने की आदत नहीं थी। कुछ इशारों और मैटी की फोटोग्राफी के बाद उन्होंने न सिर्फ जल्दी से अपनी सावधानी कम कर दी, बल्कि तीनों को एक छिपे संगीत हुए ठिकाने पर भी ले गए। पनाह लेने का एक तरीका युद्ध से जूझ रहे अफ्रीका की तुलना में यह जगह सच में धरती पर स्वर्ग थी। यहाँ के सभी बच्चे पहले पकड़े गए बाल सैनिक थे, लेकिन ध्यान से सिखाने और प्यार करने पर वे अपनी जन्मजात मासूमियत और बेफिक्री में लौट आए थे। यह सब हवेली के मालिक की वजह से था। वह हमेशा मानता था कि लोगों को अच्छे और बुरे में कोई असली फर्क नहीं होता। डैनी ने यह बातें सुनी और सोचा शाम को उसने बच्चों का गाना सुना और पाम वाइन के नशे में पहली बार उसने मैडी के सामने अपना दिल खोला।
पता चला कि डैनी अफ्रीका में पैदा हुआ एक गोरा आदमी था। जब वह 9 साल का था तो उसकी मां को मार दिया गया था और उसके पिता का भी सिर काट दिया गया था। कहा जा सकता है कि युद्ध ने उससे सब कुछ छीन संगीत लिया था। इसलिए 19 साल की उम्र में वह कर्नल के पीछे पीछे बारे का सिपाही बन गया और तब से काले लोगों से लड़ रहा है और उनका विरोध कर रहा है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सब शांति के लिए नहीं था और ना ही नस्लभेदी नफरत मिटाने के लिए, बल्कि सिर्फ पैसे और फायदे के लिए था। तब से उसने अकेले लड़ने का फैसला किया। एक मतलबी स्मगलर बन गया। लेकिन अब वह बस एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था और वह गुलाबी हीरा अफ्रीका छोड़ने का उसका टिकट था। डैनी के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द भरा भाव देखकर मैटी ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। इस पल से दोनों के दिल करीब आ गए। अगले दिन हवेली का मालिक तीनों को उनकी मंजिल की ओर ले गया, लेकिन रास्ते में उनका सामना बागियों की बच्चों की सेना से हुआ। अपनी दयालुता से उसने सोचा कि वह उन मौका था और मैडी भी रिफ्यूजी के साथ पीछे हट संगीत सकती थी। लेकिन बुरी खबर यह थी कि इस समय कर्नल खुद अपनी सेना को कोनो ले जाने की तैयारी कर रहा था, जहां वे जा रहे थे, और उसने डैनी से गुलाबी हीरा ढूंढने के लिए अपने संगीत साथ जाने को कहा। लेकिन डैनी अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब वह बड़ी सेना का पीछा करेगा तो शायद संगीत आंखें में उसे हीरे की जूल का एक कण भी नहीं मिलेगा। इसलिए टेंट से निकलने के बाद उसने तुरंत मैडी से आर्मरी के पास गए, गार्ड को फुसलाने में मदद मांगी ताकि वह चुपके संगीत से हथियार चुराकर सोलोमन को ले जा सके। यह सुनकर मैडी तुरंत डैनी का इरादा समझ गई और यह भी जान गई कि उसकी यह ट्रिप संगीत यकीनन ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन वह आंसुओं के बीच सिर्फ सहमति में सिर हिला सकी। डैनी ने अपने पास मौजूद सबूत संगीत भी सौंप दिया ताकि अगर वह सच में कोनों में मर भी गया तो मैटी सारा सच सामने ला सके। बाद में मैटी की मदद से डैनी को हथियार मिल गए और दोनों अलग होने वाले थे। असल में इतनी मुश्किलों और ईमानदारी से शेयर करने के बाद उनके मन संगीत में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई थी। लेकिन यह जुदाई शायद हमेशा के लिए हो। लेकिन इस जमीन पर प्यार के अलावा उन दोनों के अपने अपने रास्ते थे, अपनी अपनी संगीत किस्मत थी जिसे उन्हें मानना था। जाने से पहले उसने न सिर्फ याद के लिए एक फ़ोटो ली बल्कि डैनी को अपना ऑफिस नंबर, घर का नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया। अलग होने के बाद वे दोनों अपनी किस्मत का पीछा करने निकल पड़े। रास्ते में डैनी और सोलोमन ने गुलाबी हीरे के बारे में बात की। जब उसे पता चला कि हीरा कम से कम 100 कैरेट का है तो सोलोमन के भारी कदम अनजाने में हल्के हो गए, जैसे हीरा और आज़ादी उसके ठीक सामने हो। लेकिन उसी रात फिर से एक हादसा हुआ। जैसे ही एक बागी मिलिट्री गाड़ी तेजी से गुजरी, सोलोमन ने उस पर अपने बेटे डरो की एक संगीत झलक देखी। अपने बेटे को ढूंढने के लिए बहुत बेचैन होकर उसने शोर मचा दिया। मौत से संगीत बचने के बाद डैनी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। उसने सोलोमन को धमकाने के लिए चाकू भी निकाल लिया। अगर तुमने दोबारा गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन सोलोमन के दिल में पिंक डायमंड उसके बेटे संगीत जितना कीमती नहीं था। इसलिए धमकी के बावजूद वह पहले अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। इस तरह दोनों में झगड़ा हुआ, जोरदार हाथापाई हुई। लेकिन सोलोमन अरारहा और बेमन से डैनी को मारना पड़ा। शाम को दोनों बागी कैंप की तरफ टटोलते हुए निकले, लेकिन उन्हें डायमीटर का कोई निशान नहीं मिला। दोनों को अपने रास्ते पर चलते रहना पड़ा। पहले रास्ते में दोनों अक्सर डायमंड के बारे में बात करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करने लगे और धीरे धीरे सच में एक संगीत दूसरे के लिए खुल गए। डैनी ने यह भी कहा कि वह डायमीटर को जरूर बचाएगा। छोटे रास्तों पर एक और दिन और रात चलने के बाद दोनों आखिरकार उस खदान में पहुंचे जहां पिंक डायमंड दबा हुआ था। लेकिन वह जगह बहुत ज़्यादा पहरेदार थी, पूरी तरह संगीत से पहुंच से बाहर थी। कोई चारा नहीं बचा था। डैनी को एक खतरनाक जुआ खेलना पड़ा। उसने कर्नल को खास गन ऑर्डिनेट्स संगीत भेजे और रास्ता साफ करने के लिए भारी फायर पावर का इस्तेमाल करने को कहा। डैनी जानता संगीत था कि यह एक रिस्की चाल है, लेकिन इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। वह बस दोनों तरफ की लड़ाई का फ़ायदा उठाने की उम्मीद कर सकता था। हीरे वाली जगह पर झुक, लेकिन सोलोमन को यह सुनकर लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि संगीत उसे यकीन था कि उसका बेटा अंदर है
और एक बार फायरिंग शुरू हो गई तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए शाम को जब डैनी संगीत गहरी नींद में सो रहा था, उसने चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ की और अपने बेटे को ढूंढ लिया। किसने सोचा होगा कि उसका बेटा न सिर्फ उसे पहचानेगा बल्कि उसे गद्दार समझकर पका संगीत भी लेगा। तभी डैनी को पता चला कि सोलोमन गायब है, तो वह भी उसके पीछे चला गया। लेकिन इस हालत का सामना करते हुए वह बस एक मौके का इंतजार कर सकता था। अगली सुबह एक घायल बागी कमांडर दिखाई दिया। सोलोमन को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कुल्हाड़ी से उसे गुलाबी हीरा सौंपने की धमकी दी। कमांडर संगीत को इस हीरे की इतनी चाहत इसलिए थी क्योंकि वह भी डैनी की तरह इस पैसे से, इस नरक से बचना चाहता था। खतरे का सामना करते हुए सोलोमन सरेंडर करने वाला था, जबकि डैनी परछाई में छिपा हुआ आग की तरह बेचैन था। उसे डर था कि संगीत पिंक डायमंड उसे एक कदम पहले ही छीन लिया जाएगा। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर समय पर आ गया। गोलियों और बमों की बौछार में विद्रोही तुरंत बिखर संगीत गए। हालांकि हालात अस्त व्यस्त थे, डैनी का दिमाग बहुत साफ था। वह जानता था कि उसे डायमीटर को बचाने पर ध्यान देना है, क्योंकि संगीत सोलोमन से यह पता लगाने का यही एकमात्र तरीका था कि पिंक डायमंड कहाँ छिपा है। इसीलिए अपनी जान को खतरा होने के बावजूद उसने डायमीटर को बचा लिया और दूसरी तरफ सोलोमन को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया। उसने सीधे लोहे की रद से संगीत एक आंख वाले कमांडर का सिर फोड़ दिया। पूरी फायर पावर के फायदे से विद्रोही जल्दी ही पूरी तरह खत्म हो गए। इस समय सबका ध्यान एक बार फिर सोलोमन पर गया और सोलोमन को यह भी पता था कि गुलाबी हीरे की जगह ही उसके जान बचाने वाला कार्ड है। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखा जब तक कर्नल ने यह नहीं कहा कि जब तक डैनी उसे बात करने के लिए मना ले वह 60 से 40 के बंटवारे पर राजी हो जाएगा, नहीं तो दोनों को मरना होगा। तब डैनी ने डियो को किनारे से बाहर निकाला। अपनी कमजोरी को फिर से अपने खिलाफ पाकर सोलोमन के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद ग्रुप दफनाने की जगह पर गया। उस जगह को बागियों ने पहले ही खोदकर तबाह कर दिया था। सोलोमन के पास खुद को मजबूर करके संगीत खुदाई जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय डैनी और सोलोमन दोनों साफ समझ गए थे कि जैसे ही हीरा मिलेगा उनकी जान जरूर खतरे में पड़ जाएगी। डैनी ने अचानक अपने बगल वाले आदमी से यही उसकी किस्मत थी। हालांकि उसने भागने की पूरी संगीत कोशिश की थी। आखिर में वह इसी जगह पैदा हुआ और यही मरा। कुछ ही समय बाद सोलोमन मैटी की मदद से पिंक डायमंड को लंदन ले आया और मैटी के ज्ञान से किए गए इंतजाम के तहत डायमंड मोनोपोली के टॉप अधिकारियों के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। शर्त यह थी कि उसके परिवार संगीत को ढूंढने में मदद की जाए तो सोलोमन का परिवार आखिरकार फिर से मिल गया और ट्रांजैक्शन सीन भी मैडी ने पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद मैडी ने अपने हाथों में मौजूद सबूतों के आधार पर ब्लड डायमंड ट्रेड के पीछे के काले राजों को सामने लाया। सोलोमन संगीत भी एक गवाह के तौर पर खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को अफ्रीका में हुई खूनी कहानियां बताई और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। संगीत तो दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ संगीत शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन संगीत जरूर दबाना।